ऐसा होता है कि आज के समय में क्रिएटर वो बात बोलता नहीं है और इसकी वजह से उनके पैसे फंस जाते हैं। मैं खुद कम से कम 7 से 8 क्रिएटर्स को हेल्प किया है मैंने इतने समय में, और उनके ऑलमोस्ट लाइक 45 to 50 lakhs रुपीस उनके फंसे हुए थे। I believe the tech community is very divided. First it was divided between influencers, now it's divided between agencies. In the next 2 years agency will be dying. I live near कमला नगर मार्केट, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐसा मोबाइल फ़ोन मार्केट हुआ करता था। Over time with e-commerce coming in, the market has completely disrupted. Brands के साथ क्या पंगे है भाई? ब्रांड शायद थोड़ा इनसिक्योर हैं आजकल, मैं सीधा कहूँगा फॉर देयर डिवाइसेस, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपटीशन इतना कट थ्रोट है कि अगर ये सेल नहीं हुआ तो शायद कुछ लोगों की नौकरी चली जाएगी वहाँ पे ऊपर। ट्विटर इज़ अ कलेश प्लेटफॉर्म। कंटेंट क्रिएटर अगर कोई है उसको कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अगर आज के टाइम पे टिकटॉक इंडिया आ जाए तो इंस्टाग्राम खत्म हो जाएगा। जो भी आजकल के गुरु हैं उस टाइम डायपर में घूमते होंगे जब से आप स्टार्ट कर रहे हो। नहीं, शायद वो पैदा नहीं हुए थे उस शायद time वो पे। पैदा नहीं हुए थे। एक फोन आया था, फोन नहीं स्कैम आया था 2016-15 कह रहा हूँ। अरे वो फोन पड़ा है मेरे पास। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, फ्रीडम 251 करके पूरी दुनिया ने, पूरे इंडिया ने, हिंदुस्तान ने उस पर पैसे लूज करे थे। आपने उस वीडियो से 10 लाख रुपए के आसपास कमाए थे। क्या स्टोरी थी? 10 लाख। जैसे सर आप 2012-11 से, उस ब्लॉग तो शायद आएगा उससे पहले से कर रहे हो, यूट्यूब 2012 से कर रहे हो। जो भी आजकल के गुरु हैं उस टाइम डायपर में घूमते होंगे जब से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? नहीं, शायद वो पैदा नहीं हुए थे उस शायद time वो पे। पैदा नहीं हुए थे। तो बस मेरे को ये, मतलब इंटरनेट पे पैदा नहीं हुए थे। तो आपने पूरी वेव देखी है। जैसे पहले जो फर्स्ट फेज था टेक का 2012, 13, 14 जब आप होते थे और लिमिटेड कुछ क्रिएटर्स होते थे, और फिर उसके बाद 2017, 18, 19 वाला फेज आया जो जस्ट कोविड से पहले वाला था। फिर कोविड के बाद शॉर्ट्स कंटेंट ज़्यादा पुश होने लगा। तो अब आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में कंटेंट किस तरफ जा रहा है टेक रिलेटेड? जैसे अभी एआई भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम पे भी हमें रील्स देखने को मिलती रहती हैं। तो किस टाइप का फोकस करना चाहिए एज अ क्रिएटर, अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहो तो? तुमने सही कहा है। आई एम बेसिकली द डायनासोर ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड आई एम दैट डायनासोर जिसने इंडस्ट्री को आते हुए देखा है और शायद मैं इसको जाते हुए भी देख लूँगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो समय बता देगा। तो इन दिस केस मैं इतना कहूँगा कि बैक इन 2006 जब मैं इंजीनियरिंग में था तब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी। तब वो यूट्यूब नहीं होता था इंडिया में, ठीक है? तो उस टाइम से मैं टेक के बारे में लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ। 2006 से, तब तो मैं खुद एक स्टूडेंट था, फिर जॉब वगैरह किया। तब तो एडसेंस भी नहीं एंड होता था। अगर मैं प्रोफेशनल यूट्यूब करियर की बात करूँ तो 2012 में आई स्टार्टेड माई यूट्यूब करियर। तब भी यूट्यूब वॉज फेयरली न्यू और बहुत ही लिमिटेड क्रिएटर्स थे। मतलब इवन इंडिया के अंदर, मैं दिल्ली की बात भी नहीं कर रहा हूँ। बट इवेंचुअली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई किस तरह से चीज़ें बदली हैं, तो सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म कॉमोडिटी होता था, फिर कंटेंट कॉमोडिटी बन गया। कॉमोडिटी मतलब सब जगह मिल रहा है कंटेंट। अब आज के टाइम पे वो कंटेंट तो कॉमोडिटी बन गया, पैंडेमिक के टाइम से बनना शुरू हो गया था कि कंटेंट आपको सब तरह का घर बैठे अपने फ़ोन पे मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए। और आज के समय में जो तीसरी चीज़ हो रही है वो है क्रिएटर। क्रिएटर इज बिकमिंग अ कॉमोडिटी। एंड कम्युनिटी का मतलब है कि आपको किसी भी तरह का क्रिएटर चाहिए, आपको बड़े आसानी से वो इन्फॉर्मेशन, वो क्रिएटर मिल जाएंगे, खूब सारे मिल जाएंगे। फाइनेंस के मिल जाएंगे, टेक के मिल जाएंगे, फैशन के मिल जाएंगे। तो नाउ देर आर सो मैनी क्रिएटर्स इन आवर कंट्री विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। लेकिन जब इतना सब कुछ आ जाता है तो ओवरऑल जो पावर है वो प्लेटफॉर्म के पास चली जाती है, क्योंकि जब सबको क्रिएट करना है तो उस केस में प्लेटफॉर्म क्रिएशन के पैसे नहीं देता, यानी कि वीडियो अपलोड के पैसे नहीं है। जब क्रिएटर्स कम होते थे तो यूट्यूब यूज्ड टू पे वेरी वेल, बिकॉज दे न्यू कि यार ये लोग मिलके मेरे प्लेटफॉर्म पे इतना वैल्यूएबल कंटेंट डाल रहे हैं जिसकी वजह से मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग आ रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म पे तो लोग आ गए और वो चल रहा है, वो ब्रेन रॉट एंड अदर स्टफ एंड ऑल दोस थिंग्स, इवन इंफॉर्मेशन वाला कंटेंट भी अगर हम कहेंगे। बट आज के टाइम पे क्रिएटर कम्युनिटी बन चुका है, और अब आगे का जो समय है वो बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज आगे के समय में मुझे लगता है कि क्रिएटर का कंट्रोल रहेगा ही नहीं प्लेटफॉर्म पे। वो एक ऐसे काम करेगा जैसे आप एक 9 to 5 की कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, और वो ऑलरेडी होना शुरू हो गया है से। तो ये और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिएशन कम्युनिटी बन चुका था, अब क्रिएटर कम्युनिटी बन गया है, तो उसके बाद अब कुछ बचा ही नहीं ना। अब इसके बाद जो अभी करंटली जैसे फेज है जो मैटर करता है वो है ओपिनियन ड्रिवन कंटेंट। ओपिनियन ड्रिवन कंटेंट में कुछ आपको अपनी बाउंड्री लाइन से बाहर आके करना पड़ता है। किसी के कंटेंट पे आप रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टिव या कोई ऐसा ओपिनियन होना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा मिले।
इसमें एक क्रिएटर है, उनका मैं नाम ले लेता हूँ, वो ही इज़ मेकिंग लाइक पॉलिटिकल कंटेंट बनाते, तरुण केडिया करके उनका नाम है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है इस टाइम पे, क्योंकि वो बताते हैं भाई सीधी बात है, आप बंदा बोल रहा है उसमें आप बता सकते हैं कि ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, एंड देन आफ्टर यू कैन जज इट एंड देन यू कैन रेफर टू द सोर्सेज एंड ऑल। फिर उसमें ध्रुव राठी इज़ देयर, जो अपना पूरा स्पेस ही उन्होंने पूरा इसी तरह से बनाया। तो ये जो ओपिनियन ड्रिवन वाला जो कंटेंट है इस टाइम पे, और जो क्रिएटर ओपिनियन ड्रिवन है, उनका फ्यूचर तो ब्राइट है अभी करंटली, क्योंकि एआई उस चीज़ को तो नहीं कर पाएगा अभी। बाकी तो कंटेंट आप बना रहे हो, चाहे वो एयरपोर्ट की ट्रैवल टिप है या टेक का कोई रिव्यू है, वो सब तो एआई के थ्रू बन जाएगा। तो और आप अपना एआई क्लोन बना के भी वो बना सकते हो, वो इंफॉर्मेशन ड्रिवन वाला, वो फैंसी एनिमेशन के साथ सब कुछ हो जाएगा, फैंसी एनिमेशन, जंप कट, सब कुछ हो जाएगा। तो इन द नेक्स्ट 2 years जो कमोडिटी है वो क्रिएटर बन चुका है। तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक ऐसे जैसे रिन वाला साबुन मिलता था ना, साबुन की टिकिया, वैसी क्रिएटर मिल जाएंगे आपको। सो रिसेंटली आई चेक्ड योर ट्विटर, बहुत सारा मैंने उसमें देखा रिगार्डिंग एजेंसीज, रिगार्डिंग ब्रांड्स, लाइक हु हर्ट यू, क्या हुआ है? से मैं सीधी साफ बात करता हूँ। द करंट लैंडस्केप ऑफ टेक वो काफ़ी ना कॉम्प्लेक्स और एक तरह से कहते हैं कि थोड़ा सा कन्फाइंड हो गया है टुवर्ड्स सेवरल क्रिएटर्स, एंड अगेन इट इज़ बेसिकली द इंडस्ट्री विच हैज़ चेंज, इवॉल्व। तो उस एवोल्यूशन में कहीं ना कहीं अब ब्रांड का नैरेटिव हैज़ बिकम मच मोर पावरफुल एंड दे नो हाउ एग्जैक्टली दे कंट्रोल द नैरेटिव। अब जैसे फ़ोन लॉन्च हुआ, फ़ोन लॉन्च होने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले दे विल हैव सेवरल क्रिएटर्स ऑफ देयर चॉइस, जिसके थ्रू वो अपना मैसेजिंग पुश कर देंगे। अब उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो क्रिएटर्स की रीच की वजह से जनता तक वो मैसेज पहुंच जाएगा, लेकिन जो एक एडिटोरियल कवरेज की वैल्यू होती थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि ब्रांड्स कहीं ना कहीं वही नैरेटिव को पुश करके अपना डिवाइस को सेल कर देते हैं। तो मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई मैं तो डिवाइस खरीद के रिव्यू कर दूंगा, तो खरीदने के लिए भी डिवाइस 2 हफ्ते बाद आएगा उन क्रिएटर्स के वीडियोस से जो उसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का हो रहा है और ऑडियंस का हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद अपने पैसे पे, लाइक वी ऑल्सो बाय अ लॉट ऑफ फोन्स एंड देयर आर अदर क्रिएटर्स एज वेल, तो उन लोगों को एक्सेस ही नहीं मिलता है फ़ोन का। सेल से पहले ही आपका सारा कंटेंट प्रमोशन का चला जाता है, तो वो तो एक वन साइडेड चीज़ हुई। ये पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो ब्रांड शायद थोड़ा इनसिक्योर हैं आजकल, मैं सीधा कहूँगा, फॉर देयर डिवाइसेस, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपटीशन इतना कट थ्रोट है कि अगर ये सेल नहीं हुआ तो शायद कुछ लोगों की नौकरी चली जाएगी वहाँ पे ऊपर। प्रिंस ब्रो, तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, ये सही लगा मेरे को जो इन्होंने बोला कि आजकल जो ब्रांड्स का पर्सपेक्टिव है ना वो काफ़ी चेंज हो गया और कंपटीशन भी काफ़ी कट थ्रोट हो गया है। इस वजह से वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से पुश करते हैं डिवाइसेस को। जैसे अभी मेटा रिसेंटली लॉन्च हुआ था, Gen 1 कब आया पता नहीं चला, अभी Gen 2 लॉन्च हुआ है। अपने क्रिएटर्स को बुलाते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से लॉन्च करते हैं और जो उन्हें दिखाना होता है वही दिखाते हैं। रियल यूज़ के सिनेरियोज कोई बना नहीं रहा, और जो बना भी रहा है या तो उसको अरेंज करना पड़ रहा है डिवाइस, और वो फिर कभी कभार सेल पे आता है, नहीं आता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उन सब चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इसमें। बट एक वियर्ड पर्सपेक्टिव है, एक वील कम बैक टू ब्रांड्स बिकॉज आई नो ब्रांड्स के ऊपर तो बहुत मसाला है ऑलरेडी अपने पास। ऑडियंस का भी ना, नाउ रिसेंटली आई एम सीइंग ट्रेंड्स ऑफ पीपल। अगर एक पॉजिटिव वीडियो बन गया कि भाई डिवाइस सच में अच्छा, पॉजिटिव वीडियो बन गया, तो उसमें लोग लिखेंगे भाई पेड़ है, आज घर पे पनीर बनेगा एंड ऑल दैट। ये अगर नेगेटिव वीडियो बनाओ, यार ये भी पेड़ है, कंपटीशन ने पैसा दिया, हेटर हो आप, ये वो वगैरह, तो ये बार फ़ोन नहीं भेजा इसके लिए आपने शायद से नेगेटिव वीडियो बना दिया। तो ये ऑडियंस का भी एक पर्सपेक्टिव ऐसा आ गया है। और एक हद तक आई हर्ड की कंपनीज कुछ कभी कभी ये पेड करते हैं, एक हद तक बहुत ऑर्गेनिक भी निकल के आ जाता है। तो उस पर क्या थॉट्स है? सी, अब अच्छी बात यह है कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है। तो सबकी अपनी आवाज़ है, सबकी आवाज़ अगर आप सुनेंगे, आप 10 आवाज़ें सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी आवाज़ आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस अगर 4 से 5 वीडियोस भी देख लें तो उन्हें समझ में आ जाता है कि प्रमोशन वाले वीडियोस की वॉइस और मैसेजिंग कैसी है, और एक ऐसा वीडियो जो कि अनबायस्ड है उसकी वॉइस कैसी है, एंड देन दे कैन टेक अ वाइज डिसीजन। द थिंग इज, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो बाकी 5 प्रमोशन के वीडियोस के साथ बाकी 5 अनबायस्ड वीडियोस सेम टाइम पे नहीं जा रहे हैं,
तो भाई फिर तो ऑडियंस तक पूरी इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही है ना। बट वो चीज़ भी प्लान हो सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि एम्बार्गो के हिसाब से सारे हाँ तो वो होती है, वो होती है, बिल्कुल होती है। तो इन दैट केस देयर आर पीपल हु नाउ आर कंसिडरिंग बाइंग द डिवाइस आफ्टर द हाइप इज ओवर, और उस केस में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो उस केस में अगर आप वेट कर लेंगे एज ए कंज्यूमर तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है, एटलीस्ट लाइक 30 days और अ मंथ अप्रोक्सीमेटली। बट जैसे आपने बोला कि अब क्रिएटर्स की वीडियोस लोग पहचान लेते हैं, कमेंट करते हैं कि अब घर पे पनीर बनेगा, ये होगा वो होगा। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म चेंज होते रहते हैं, फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं, बट सालों से ऐसे ही चलता रहा है। न्यूज़पेपर्स में भी एड्स होते थे तो वो ब्रांड देता था, वो पूरा लिखने का सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना यूट्यूबर और कम्युनिटी का भी थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन रहता है। वो लोग, किसी को प्रोडक्ट मिलता है तो वो तारीफ़ कर देता है, किसी को नहीं मिलता है तो वो एक्सपोज वीडियो बना देता है कि ये इसकी वीडियो मत देखना। कुछ लोग मतलब नाम लेके डायरेक्टली कोई नहीं बनाता है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने ही ऑडियंस के दिमाग में एक तरीके से ऐसा डाल दिया कि हर आपस में यूनिटी नहीं है, कि ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा कि इसकी वीडियो पेड है, या फिर लोग आजकल पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं पीछे, मतलब ऑडियंस को वो खुद ही बताते हैं ऐसा। इसीलिए ऑडियंस के दिमाग में आता है कि वो हर वीडियो को पेड समझते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है ब्रांडेड वीडियो भी पूरी 100% ऐसी नहीं हो सकती कि सिर्फ उसमें ब्रांड का ही पर्सपेक्टिव हो। थोड़ा बहुत तो यूज़र भी बताता ही है, जो रिव्यूअर है उसका काम है रिव्यू करना, कुछ चीज़ें तो वो सही बताएगा ही। ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो 100% ही नकली होगी। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा ऑडियंस को, जब आप कमेंट करते हो कि भाई आपने तो यहाँ पे इतना ऐसा 22 वीडियो बनाया है, ये तो ऐसा है वैसा है, आप अमेजन पे चले जाओ, एक प्रोडक्ट लिस्टिंग पे देख लो। आज के टाइम पे कंज्यूमर रिव्यूज़ वहाँ पे पेड होते हैं, उसमें भी आप फिगर आउट नहीं कर सकते, और वो जेन्युइन कंज्यूमर है जिन्होंने प्रोडक्ट को खरीदा है। कई बार वो भी ब्रांड भेज देता है कि भाई आप परचेज कर लो, हम रीइंबर्स कर देंगे और आप रिव्यू डाल देना। तो कहीं ना कहीं मिलावट तो सब जगह है, लेकिन उस मिलावट के अंदर आपको ही ये चीज़ समझ के करना होगा ना। और इंटरनेट पे वो सारी जानकारी पड़ी हुई है, प्रोवाइडेड कि आपके पास समय है वो सब कुछ कुरेद के अपने लिए अपना सच निकालना तो पड़ेगा आपको। बट उसमें भी एक हद तक मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो है दे हैव एक्चुअली गॉन टू दैट साइड कि they are only looking at money. It's not a bad thing, obviously. They're only looking at money. They are not looking at कि how the audience perceives it or how it's paid. उनको बहुत sell out वगैरह का भी बहुत call outs आ जाते हैं in this. And फिर वो एक मतलब how do we trust? Example अभी जैसे आपने बोला एम्बार्गो पे अगर आ गए phones, तो अगर तभी लोगों ने खरीद लिया तो फिर अगर वो प्रोडक्ट सच में बुरा है तो वो लॉन्ग टर्म में उनके लिए नुकसान है। सो एक ऐसा सोर्स क्या रहेगा जो मेरे लिए कि भाई ये जेन्युइन है या फिर ये जेन्युइनिटी है, बिकॉज सी इट्स अ टाइम वेयर वी वांट चीज़ें फास्ट। प्रॉब्लम यही है, देखो प्रॉब्लम ये है कि हम जेन्युइन ढूंढ रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आप ये मानते हैं कि किसी क्रिएटर को आप देख रहे हो और वो आपके हिसाब से 100% जेन्युइन होना चाहिए, तो भाई 100% जेन्युइन कोई नहीं होता। मैं ये कड़वा सच बोलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, एज ए क्रिएटर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, सब कुछ ना कुछ जो है बताते हैं, छुपाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जितने ज़्यादा क्रिएटर को आप देखेंगे उतना जेन्युइन ओपिनियन आप अपना खुद का बना पाएंगे। किसी और में जेन्युइननेस ढूंढने की बजाय आप ये देखो कि आप अपना दिमाग लगा के क्या समझ में आ रहा है आपको, और आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं तकरीबन 2012 से यूट्यूब कर रहा हूँ, और मैं हमेशा यही कहता था कि भाई आप मेरे रिव्यू देखो और 4 रिव्यू और देखो जाके, और उसके बाद खुद डिसीजन लो। जो इंसान खुद का डिसीजन ले सकता है इंटरनेट का कंटेंट देखने के बाद, वही आज के टाइम पे एक सही परचेज कर सकता है मेरे हिसाब से। इवन जो स्टोर्स हैं वहाँ पे भी जाके आपको प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करना चाहिए। पहले लोग करते वहाँ थे, पे भी आपको पता चलेगा कि वो क्या मार्केट कर रहे हैं, पहले उसमें लोग कितना करते दम थे, है। अब नहीं करते हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस। अब सीधे जाते हैं, खरीदने जाते हैं, मन बना के जाते हैं, वही लेना है। पहले सेल्समैन की ओपिनियन से भी लोगों का चेंज हो जाता था कि भाई ये वाला ले लेते। नहीं, उसमें मेरे पास एक है छोटा सा स्टोरी। सो आई लिव नियर कमला नगर मार्केट, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐसा मोबाइल फोन मार्केट हुआ करता था। ओवर टाइम विद ई कॉमर्स कमिंग इन, द मार्केट हैज़ कम्प्लीटली डिसरप्टेड। तो वो बड़ी बड़ी शॉप जो कि आईफोन से लेकर एंड्रॉयड के टॉप सेलिंग फ़ोन सेल करती थी, आज के टाइम पे वो शॉप्स एसेसरी ड्रिवन शॉप बन गई है। यानी कि वहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन के केसेस मिल रहे हैं, TWs मिल रहे हैं, स्पीकर्स मिल रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के लिए कोई वहाँ जा ही नहीं रहा है, और ऐसे में वो मार्केट सिमट के पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ई कॉमर्स ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसके साथ ऐसा भी हुआ कि कुछ हब्स बन गए।
जहाँ पे अब लोग जाते हैं कि भाई सारे ब्रांड के मुझे फ़ोन देखने हैं, तो मैं क्रोमा चला जाता हूँ, मैं रिलायंस डिजिटल चला जाता हूँ, मैं विजय सेल्स चला जाता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको छोटे छोटे हब्स मिल जाएंगे, जिस ब्रांड में आप इंटरेस्टेड है वहाँ का ब्रांड का जो प्रमोटर होगा वो आपको बताएगा कि भाई ये वाला फ़ोन अच्छा है सर, इसलिए अच्छा है, और वहाँ पे आपको आपस में वो कंपैरिजन थोड़ा सा मिल जाएगा। तो ऑफलाइन मार्केट कुछ ना कुछ हद तक वहीं सिमट के रह गया, लेकिन जो शॉप्स होती थी जहाँ पे इंडिपेंडेंट ओपिनियंस और बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती थी, वो अब नहीं मिलती लोगों को। तो ऐसे में ऑनलाइन कंटेंट देखने के बाद बंदा कहता है यार ऑनलाइन ही ले लेता हूँ, EMI भी ऑनलाइन बन जाएगा, ऑफर भी ऑनलाइन लग रहा है, तो मैं क्यों ही अपने घर से बाहर निकलूँ। सिंपल है, क्विक कॉमर्स भी कुछ इसी तरह से है। तो आई थिंक ये डिस्ट्रप्शन जो है ई कॉमर्स का एक बहुत तगड़ा डिस्ट्रप्शन है, जिसकी वजह से मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर चेंज हो गया है। तो एक चीज आई फाउंड वेरी कॉमन बिटवीन प्रिंस एंड यू ऑल बोथ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो वेरी बिग ऑन यूट्यूब इन टर्म्स ऑफ ये। फिर आई बिलीव यू ऑल्सो थोड़ा कंटेंट कट डाउन किया है आपने, और आपने भी कंटेंट कट डाउन किया है, तो ऐसा क्या नाउ यू ऑल बोथ आर वेरी हैवी ऑन शॉर्ट्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब चेंज? सी मैं ना इस बात को सीधे सीधे तरीके से कहूँगा, ईच एंड एवरी क्रिएटर इंक्लूडिंग प्रिंस एंड मी, वी ऑल आर जस्ट टेनेंट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब जैसे यूट्यूब पे वी वर डूइंग गुड, राइट, आई वॉज डूइंग ग्रेट फॉर सेवरल ईयर्स ऑन यूट्यूब, एंड उस केस में वो बहुत अच्छा चल रहा था। बट ओवर टाइम व्हेन मोर क्रिएटर्स कम, प्लेटफॉर्म चेंज, एल्गोरिथम चेंज, लोग जो हैं, जो मुझे लोग देखते हैं ना, मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं भी गफ़ार मार्केट में गया था, तो एक फ़ोन की बैटरी मुझे चाहिए थी, तो मैं एक वो बैटरी वाली शॉप पे चला गया, तो वहाँ पे मुझे एक भाई साहब जो हैं वो घूरने लग गए। तो मुझे लगा भाई ये मुझे घूर क्यों रहा है, तो मैंने इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद वो पास आ गया और मैं शॉप के काउंटर पे खड़ा हुआ था, तो उसने कहा आपका नाम अभिषेक है? मैंने कहा हाँ। कह रहे आप गैजेट्स यूज चैनल से हैं? मैंने कहा हाँ। और ऐसे मेरे को मे बी लाइक आज तक 2012 से अब तक 500-600 लोग मिनिमम मिल चुके होंगे जो मुझे ऐसे पहचानते हैं। लेकिन पता है उनकी एज क्या थी? ही इज़ अबव 40। ओके, तो लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू वॉच मी, दे हैव प्रोग्रेस फ्रॉम देयर एज। जो वो स्टूडेंट हुआ करते थे या एग्जीक्यूटिव होते थे, अब वो और आगे अपनी एज में बढ़ चुकी है, उनकी फैमिलीज हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस एक पर्टिकुलर क्रिएटर को देखती है वो समय के साथ बोर हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे लंबी शेल्फ लाइफ जो है वो व्लॉगर्स की है, क्योंकि जैसे सौरभ जोशी जी हैं, राइट, बहुत अच्छा व्लॉग बनाते हैं, इतने पॉपुलर हैं, उनको आई थिंक बहुत सारे बच्चे लोग देखते हैं। तो अगर आपके चैनल को बच्चे लोग देखते हैं ना, तो आपके जो करियर है वो और लंबा हो जाता है। और अगर आपके चैनल को, जैसे हम यूटिलिटी ड्रिवन कंटेंट बनाते हैं, स्मार्टफोन का रिव्यू बनाते हैं, तो उस केस में जो ऑडियंस की जो कंसिस्टेंसी है ना हमें देखने की, एक समय के बाद उसकी लाइफ में इतना सब कुछ आ जाएगा, वो देखना बंद कर देगा। और जो नए लोग हैं वो आपसे कोरिलेट नहीं करेंगे। और उस कंटेंट की भी लाइफ स्पैन तभी तक रहेगी जब तक वो फोन ट्रेंड में रहेगा या पॉपुलर रहेगा, नया मॉडल आ जाएगा, फिर उसके रिगार्डिंग वीडियो बनानी। एग्जैक्टली, इवन द यंग ऑडियंस और जेन ज़ी, दे विल कम टू मी, दे विल सी मी, बट दे विल नॉट सी मी टॉकिंग लाइक अ पर्सन ऑफ देयर सेम एज। तो इन दैट केस उनको वो इंस्टाग्राम वाला बंदा अच्छा लगेगा, वो भाई की तरह, भाई मैं तुझे बताता हूँ ऐसे करना है ये। तो मतलब द थिंग इज, इन माई कंटेंट दे मे सी प्रोफेशनलिज्म, बट दे विल नॉट सी रिलेटेबिलिटी, एंड रिलेटेबिलिटी सेल्स मोर देन प्रोफेशनलिज्म। चलो ये तो व्यूज और ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बात कर ली हमने, लेकिन आप ये बताओ कि अगर ब्रांड आपको अप्रोच कर रहा है तो वो फिर वो आपका प्रोफेशनलिज्म देखेगा या फिर वो रिलेटिविटी देखेगा? बोथ। ऐसा लोग मानते हैं कि आज के टाइम पे ब्रांड को सिर्फ एक्सपोजर चाहिए, इम्पैक्ट नहीं चाहिए। प्रोफेशनलिज्म से इम्पैक्ट आता है और एक्सपोजर से रीच आती है। तो अगर आपके खूब सारे व्यूज़ आते हैं लेकिन आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग दैट थिंग इज समथिंग विच इज़ फैंसी और वट एवर, इज़ नॉट सीरियस, इज़ नॉट ओपिनियन ड्रिवन नहीं है, तो फिर वो कंटेंट की मेरे हिसाब से बोलना मतलब 2 रुपये वाला कंटेंट है, वो 2 रुपये किलो वाला, और वो 2 रुपये किलो वाला कंटेंट बहुत मिल जाएगा आपको। बट जो रीच कम आती है जिसमें प्रोफेशनलिज्म है, ओपिनियन है, उस कंटेंट की बहुत वैल्यू है। ब्रांड को भी वो चीज़ पता चलती है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है ना, ब्रांड्स आर एजेंसी ड्रिवन, और हर एक बंदा मार्केटिंग वाला ये कह रहा है कि भाई मेरे लिए नंबर ज़्यादा बड़ा है। तो आप इम्पैक्ट बनाओगे, इम्पैक्ट का रिजल्ट मुझे 2 साल में दिखेगा, मुझे अभी की सेल में डिवाइस निकलवाना है। तो इन दैट केस मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो ओवर पावर कर जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन रिव्यूज। बट अगेन सीरियस बायर्स,
डू लुक एट लॉन्ग फॉर्म वीडियोज ओनली बिफोर बाइंग अ फोन। ये मुझे ऐसा लगता है जो करते हैं लोग। मेरा थॉट ऑन द व्यूज वाला पर्सपेक्टिव ऑल्सो ऐसा, मतलब माय ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव दिस इज कि बहुत सारे एजेंसीज है अभी जो व्यूज डालते भी है जस्ट इन केस अगर किसी का ये कुछ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, हाँ रिमेन दैट पर्सपेक्टिव वो रखना है basically। इन्फ्लुएंसर्स भी है तो वो बूस्ट करते हैं व्यूज जब भी उनको ब्रांड का वीडियो वगैरह मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ ये, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है। ब्रांड भी सामने से बहुत सारे ब्रांड्स है जो आ जाते हैं कि भाई मेरे को कमिटेड व्यूज दो। विट मेरे पर्सपेक्टिव से ना दैट पर्टिकुलर थिंग, जैसे एग्जांपल ब्रांड बोलते चलो कमिटेड व्यूज चाहिए, एजेंसी वो लेके जाता है इन्फ्लुएंसर के पास कि आप दोगे नहीं दोगे क्या है, कुछ इन्फ्लुएंसर हाँ बोलते हैं कुछ मना कर देते हैं, फिर एजेंसी बोलता है कि हम कर देंगे या जो भी है वॉट एवर। इन दैट केस सिनेरियो मैंने पर्सनली ऐसा देखा है कि चलो समझो 50 व्यूज़ आ गए इन टर्म्स ऑफ ये 50 व्यूज़ पे कुछ पेड व्यूज़ डाल दिए, बूस्ट वगैरह डाल दिए। पेड व्यूज़ हमेशा ऑर्गेनिक सर्च से थोड़ा सा इशू कर देता है, तो वो वीडियो को जितना और ऑथेंटिक और प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जाना है उसका रीच वहाँ पे कट डाउन हो गया। अगर आप बूस्ट कर रहे हो तो एजेंसी और इसके लिए भी नुकसान है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए नुकसान, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ रहा है, मॉनेटरी है। सेम चीज़ जहाँ पे दैट वीडियो शुड हैव डन टू गुड फॉर द ब्रांड, जस्ट बिकॉज आपने उसका रीच इनिशियल कट ऑफ कर दिया, इंस्टेड ऑफ सी रादर रीच 10 पीपल जो मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं देन 100 पीपल जो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो आई फील समवेयर इट्स अ लॉस फॉर द ब्रांड ऑल्सो, so brand also loses in terms of this, agency also loses when they do paid, and even the influencer themselves lose it. लेकिन फिर जब सबका घर चल रहा है जब तक तो फिर ठीक ही है। I don't know, it's now it's just ऐसा लग रहा है ना वो टारगेट अचीविंग का हो गया, एक टिक मार्क हो गया कि भाई क्या है ना, ओपिनियन ड्रिवन कंटेंट ना ब्रांड उससे डरता भी है, उससे फायदा भी हो सकता है उनको, क्योंकि इफ द ओपिनियन इज शेपिंग अप इन सच अ वे दैट इट इज न्यूट्रल एंड ऑल्सो काइंड ऑफ फेवरिंग द डिवाइस। अगर डिवाइस अच्छा है तो, अगर डिवाइस उतना अच्छा नहीं है तो वही ओपिनियन उस डिवाइस को किल कर देगा। ओके एक ओपिनियन वीडियो उस डिवाइस को बहुत तगड़ा किल करेगा अगर वो वायरल हो गया तो, और उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसको लोग लिटरली जेन्युइनली शेयर करेंगे, उसके लिए आपको व्यूज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में फॉर अ क्रिएटर द ओनली थिंग विच मैटर्स इज नॉट कैमरा, इज नॉट व्हाट यू आर रिव्यूइंग, इज ऑल हाउ डू यू फील एंड हाउ जेन्युइन इट इज एंड हाउ पीपल रिलेट टू दैट जेन्युइन व्यू और ओपिनियन यू हैव। और वो ना आप वो फैब्रिकेट नहीं कर सकते, आप उसको आप फैब्रिकेट करोगे खुद अपने जाल में फंस जाओगे, तो वो भी गलत हो जाता है। कोई एक क्रिएटर जो इस टाइम पे बढ़िया कर रहा हो ऐसा? या टेक के अंदर तो यार मुझे लगता है कि देयर इज द थिंग इज, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की बात करते हैं, इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स मैं थोड़ा अलग रखता हूँ, यूट्यूब के क्रिएटर्स को मैं अलग रखता हूँ, तो मैं दोनों में ही बता देता हूँ। हाँ ब्रांड्स भी रखते हैं, क्योंकि जो यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं वो कहते हैं भाई इनसे ना लॉन्ग फॉर्म हम लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके कंटेंट में टेस्टिंग है डिवाइस के बारे में कि कितना हीटअप हो रहा है क्या है, तो वो ऑडियंस ओपिनियन वहाँ मैटर कर रहा है, वो सब वगैरह स्पेक्स मैटर कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग मैटर कर रही है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कि भाई एक अच्छा सा वीडियो बनाओ, प्रेजेंट करो और हमारी मैसेजिंग को जो है पुश कर दो, तो आप हमारे लिए रेलेवेंट हो, और व्यूज़ तो आने ही चाहिए। और वो फिर इंस्टाग्राम पे व्यूज़ लाना तो आज के टाइम पे काफ़ी आसान है, आई एम श्योर कि आपको पता होगा। तो पॉइंट ये है कि व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम, इंफॉर्मेशन कैन बी डिलीवर्ड बट इट हैज़ टू बी अराउंड फ्लफ। ये मैं अपनी टीम से भी बात कर रहा था, हम लोग जैसे वीडियो बनाते हैं, हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेशन फर्स्ट होते थे, तो हम कहते हैं यार ये इसको ना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक क्रिएटर है इंस्टाग्राम पे सुपर प्रिंस करके, आप उसको देखिए, अरे, बहुत अच्छा बनाता क्या है। क्या प्लग किया भाई ने, बहुत बढ़िया। भाई ऐसे ही मान बनाता गए, है, मान गए, बहुत अच्छा बनाता मान गए। है। पुराने यूट्यूबर ऐसे होते हैं, जहाँ मौका मिला अपना प्लग कर दिया। तो मैं सिंपल शॉर्ट रखता हूँ। आप भी देखिए, थोड़ा अच्छा बनाता है। ये वाला सब्सक्राइब अगर बटन दबाओगे तो प्रिंस का फॉलो बढ़ जाएगा, तो प्लीज। तो इंस्टाग्राम पे देयर आर क्रिएटर्स, बट क्रिएटर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट वो फ्लफ के अराउंड रैप अप होना चाहिए, यानी कि इट हैज़ टू बी एंटरटेनमेंट से बंदे को रोको,
और फिर उसके बाद अंदर इन्फॉर्मेशन डाल दो जिससे वो इन्फॉर्मेशन पुश ऑन हो जाए। तो ये इंस्टाग्राम पे करना ही पड़ता है। आप सोचो कि यार सीधा आप सीरियसली बात करोगे तो फिर उसमें ओपिनियन होना चाहिए तभी वो रुकेगा, अदरवाइज तो वो लॉन्ग फॉर्मेट के लिए ज़्यादा। हाँ वो लॉन्ग सीरियस बात, मतलब जिसमें आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि ओपिनियन एकदम से दे रहे हो, आप कह रहे हो थोड़ा रुक जाओ यार मैं बताता हूँ, देखो ऐसा है फोन, ऐसा है, मैं आगे बताऊंगा। ये आप इंस्टाग्राम पे नहीं कर सकते भाई। वो कहेगा क्या आगे बताएगा भाई, मेरे पास 5 सेकंड के अंदर मुझे स्वाइप अप करना है। तो 5 सेकंड के अंदर आपको फिर ऐसा रखना पड़ेगा, अरे भाई ये वाला फोन ना वो दिशा पटनी यूज करती है क्योंकि इसमें ये, तो वो जो है ऐसा इंस्टाग्राम का है। और यूट्यूब इज बेसिकली व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग फॉर्म वो है प्रॉपर, वो मतलब सीरियस बायर के लिए है, वो गोल्ड कंटेंट है मेरे हिसाब से, पहले भी था आज भी यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म गोल्ड कंटेंट है। अब यूट्यूब के शॉर्ट्स की बात करता हूँ, तो यूट्यूब के शॉर्ट्स में देयर इज वन गर्ल श्रीमणि त्रिपाठी है उनका नाम, मुझे एग्जैक्टली श्रीमणि टेक करके है शायद उनका चैनल, सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो आप वो करेक्ट कर लेना। तो अब मैंने देखा है उन्होंने ना पूरा अपना एक टीम सेटअप किया है। शी अंडरस्टूड कि भाई यूट्यूब शॉर्ट जो है ना कहीं एंटरटेनमेंट फर्स्ट होना चाहिए और उसमें मैं इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दूंगी। और वो लड़की ने बहुत अच्छे से अपनी एक टीम बनाई है, उस टीम में प्रॉपर ऐसे लोग हैं जो एक्टर्स हैं। तो दे बेसिकली डू अ स्किट, इट इज़ लाइक अ धारावाहिक एपिसोड सीरीज। और पिछले एपिसोड में ऐसा हुआ था, इस लड़के ने जो है जैसे उनका एक सेटअप हुआ क्लासरूम सेटअप कि क्लासरूम में से चौक गायब हो रहा था, तो इसके लिए हम ढूंढ रहे थे चोर कौन है, तो हमने पता लगाने की कोशिश, तो वो ऐसे शुरू होगा। लेकिन उसके अंदर आपको एक गैजेट इंटीग्रेटेड मिल जाएगा कि यार ये सीसीटीवी कैमरा हो गया, तो वो जो है ना वो अमेजिंग स्टफ है। दैट इज समथिंग जो ना हर एक बंदे तक पहुंच जाएगा। आप बच्चा से लेकर बूढ़ा आदमी हर कोई बंदा जो है उसको देख लेगा और समझ जाएगा कि यार ये गैजेट मुझे सही लग रहा है। दैट इज लाइक समथिंग विच हैज टू बी डन इन वर्टिकल वीडियोस। वो चीज़ मुझे लगता है कि मैंने वहीं देखी है श्रीमणि पे ही। और भी कुछ लोग कर रहे होंगे बट ओवरऑल आई वुड से शी हैव डन इट वेरी गुड, आई वुड से ऑन यूट्यूब। ठीक है, सो नाउ फाइनली जंपिंग टू द ब्रांड एस्पेक्ट, ब्रांड्स के साथ क्या पंगे है भाई? ब्रांड्स के साथ यार मेरा कोई ब्रांड के साथ ऐसा पंगा नहीं है, बट ब्रांड का जो सिलेक्टिव अप्रोच है वो उनकी इनसिक्योरिटी है या फिर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि भाई रेलेवेंट नहीं है और लोग। तो ये जो अप्रोच है ये अभी हुई है। जिस टाइम पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी स्मार्टफोन इंडस्ट्री, तब भी बहुत सारे लोग होते थे, तो बहुत सारे लोगों में इतने डिवाइसेस ब्रांड अरेंज कर सकता था। उन्हें लगता था कि भाई सबका मिलके कवरेज आएगा तो हमें एक बहुत ही तगड़े वाला कवरेज मिलेगा। और आज के टाइम पे दे आर सिलेक्टिव बिकॉज दे नो कि हमारा टारगेट ब्रांड परसेप्शन नहीं है, हमारा टारगेट है इस फोन को सेल करना। तो एक समय पे जब ब्रांड बिल्डिंग हो रही थी इंडिया में, तो उस टाइम पे हर कोई मैटर करता था, चाहे वो ब्लॉगर है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे फैशन वाले लोग हैं, सबको बुलाते थे। अभी कहीं ना कहीं बहुत कम ब्रांड्स हैं, मैं कह सकता हूँ एप्पल इज डूइंग दैट। एप्पल इज स्टिल, उन्हें पता है उनका ब्रांड बहुत टॉप नॉच का है, लेकिन वो अपने लॉन्च में डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा बट यू गाइज नो whom आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस गाय इज अ वेरी गुड डॉक्टर एंड ही हैज़ वेरी गुड ओपिनियन। लिंक्डइन पे बहुत पॉपुलर है ये, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट अगेन उनको उन्होंने लॉन्च इवेंट पे बुलाया। सोचो एक डॉक्टर को एप्पल कुपर्टिनो में अपना बे एरिया में बुला रहा है एक आईफोन के लॉन्च के लिए, तो कोई तो रीज़न होगा। बिकॉज एप्पल अंडरस्टैंड कि भाई वी नीड टू पेनिट्रेट डीपर इन ब्रांड परसेप्शन। लेकिन शायद एप्पल के पास वो डीप पॉकेट्स हैं और उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं है कि साला ये वाला फ़ोन लॉन्च हुआ है इसको सेल करना है, वो अपना सेल कर ही लेते हैं। लेकिन जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं आई वुड से, और अ लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स एज वेल, इवन इंडियन ब्रांड्स भी, सबके पास एक प्रेशर है कि ये फ़ोन लॉन्च किया, अगर ये सेल नहीं हुआ प्रॉपरली तो अगला फ़ोन शायद आ ही नहीं पाएगा। और लिटरली राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग देयर आर 2 ब्रांड्स इन इंडिया विच हैज़ लिटरली काइंड ऑफ वो मर गए हैं। वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह से मर गए, बट दे हैव सॉर्ट ऑफ मर्ज्ड इनटू अ बिगर ब्रांड। और मुझे लगता है कि मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। हालांकि मुझे उन ब्रांड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन ये दिखाता है कि कितना ब्रूटल है मार्केट। तो कहीं ना कहीं ब्रांड अपने आप को सेफ गार्ड करते हैं कि भाई अपनी एक लिमिटेड मैसेजिंग रखनी है और उसको बिगड़ने नहीं देना है। तो थोड़ा बैक टू एप्पल। एप्पल सब लोग को बुला रहा है अपने इवेंट पे सुपर प्रिंस को छोड़ के, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? यार मुझे लगता है सुपर प्रिंस ने ना कोई खुलासा वीडियो बनाया होगा। अकेला बंदा भाई।
रोज एक रील डालता है फॉर एप्पल, एक रील डालता है उसका एक रोज, रीजन है, मैं डेडिकेशन। बताता हूँ। बट एप्पल क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहा सुपर प्रिंस के साथ? क्योंकि गैजेट्स यूज से हैं अभिषेक भटनागर जी, वो कनेक्ट नहीं करा रहे हैं ना नहीं, वो एक्चुअली मैंने बोला एप्पल को, यार ये लड़का जो है ना वो उतना सीरियस नहीं रहता है, तो थोड़ा आप इसको समय दीजिए, फिर इसको बुलाइएगा। इवन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वाज थिंकिंग कि एप्पल ने मुझे ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, बट दे रिसेंटली इनवाइटेड मी, तो मुझे लगा ब्लैकलिस्ट तो नहीं किया है, शायद ग्रे लिस्ट में होगा मैं। बट ये होता है, पता है, और ब्रांड्स जो है लिटरली ब्लैकलिस्ट के अलावा ग्रे लिस्ट और भी बहुत सी चीजें करते हैं। टॉकिंग अबाउट ग्रे लिस्ट, ये तो पूरा ग्रीन फॉरेस्ट बन के रुका है उधर एप्पल के लिए कि भाई कोई एक भाई कंटेंट पे कंटेंट एप्पल वाला, ये इवन अगर किसी को कंटेंट ऑनेस्टली रेकमेंड करना होगा ना, वो प्रिंस के वीडियोस फॉरवर्ड कर रहा है, एप्पल तक ही नहीं पहुंच पा रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा और बोल दूंगा कि ध्यान रखना कि इसको नहीं बुलाना है। किडिंग। देना, ठीक है। ये अलग से एप्पल को भेजे। ठीक है, कमिंग बैक टू द ब्रांड वाला पर्सपेक्टिव, तो सी एंड ऑफ द डे इट इज ऑल्सो लाइक, सी आई बिलीव ना समवेयर एक प्रिविलेज वाला भी ये है, डेडिकेशन तो था ही, दैट इज द बैक एंड। फ्रंट एंड में एक प्रिविलेज वाला भी है कि देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स प्रिविलेज, कि वो जो करते हैं वीडियोस बनाते हैं, दे टॉक अबाउट व्हाट दे लव एंड बेस्ड ऑन दैट उनका घर भी चलता है। तो ऐसा व्हाट डू ब्रांड्स थिंक व्हेन दे पोर इन मनी टू दीज गाइज इन्फ्लुएंसर्स? सी जो अपना लाइफस्टाइल शेयर कर रहे हाँ, जो अपना नॉट लाइफस्टाइल ऑल्सो, जैसे एग्जांपल सी टेक में भी देयर वुड बी सम डीलिंग्स व्हिच यू मे हैव विद ब्रांड, जहाँ पे एक मनी वाला पर्सपेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ दैट। तो आप वहाँ पे एक एथिक्स कैसा बैलेंस करते हो अपना इन टर्म्स ऑफ ये वन, और दूसरा हाउ डू दीज इन्फ्लुएंसर्स बिकम लाइक ऐसा रीचेबल टू ब्रांड्स ताकि दे कैन गेट पेड डील्स? सी, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एवरी क्रिएटर देयर हैव टू बी सर्टेन काइंड ऑफ बैलेंस जो आपको खुद ही बनाना पड़ता है ओवर टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप अपनी पूरी जान लगा देते हो कि भाई लेट मी गिव द बेस्ट ओपिनियन, लेट मी डू द बेस्ट टेस्टिंग। मैं टेक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और समय के साथ जब आप ग्रो करके अपने मिड करियर में पहुँच जाते हो, तो उस टाइम पे आपको ब्रांड डील्स मिलने लग जाती हैं। तो ब्रांड डील्स जब मिलती हैं तो आपको लगता है कि यार अभी तक तो मैं खूब मेहनत कर रहा था, अब तो पैसा आ रहा है, और पैसा आने के बाद कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, तो वो कुछ गलतियां करने लगता है। तो उस टाइम पे वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। वही डिफाइन करेगा कि आप कितने लंबे तक आगे जाओगे। एक पॉइंट के बाद हर एक क्रिएटर का करियर ग्राफ ऐसे करके नीचे ही जाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो किसी भी कैटेगरी का हो। दिस इज बेसिकली ब्रूटल ट्रुथ फॉर एवरीवन। बट येस, वो ग्राफ के अंदर आप कितना ऊपर रह सकते हो नीचे आने से पहले, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बैलेंस बना के रखते हो इन बिटवीन योर ऑडियंस एंड द ब्रांड्स। और वो क्रिएटर को खुद डिसाइड करना पड़ता है। और फिर उसके अंदर और चीज़ें भी मैटर करती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही होता है। और चीज़ें मैटर करेगी कि आपका कंटेंट समय के साथ कितना चेंज हो रहा है, ऑडियंस से कनेक्ट कितना है, क्या आपने कम्युनिटी बनाई अपनी ऑडियंस की। अगर आप प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट हो तो प्लेटफॉर्म तो आपको उठा के पटक देगा बाद में, जब उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हो आप, तो वो और यंग क्रिएटर्स को पुश करेगा। उसका तो काम है और नए लोगों को जोड़ते रहो ताकि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो और बेहतर होता रहे। तो मुझे लगता है बैलेंस इज समथिंग विच एवरी क्रिएटर हैज़ टू डू। तो वो अपना खुद से ही आता है सबका, एंड आई एम श्योर कि एवरीवन डज दैट। आपका क्या थॉट्स है पेड कैंपेन्स वगैरह पे? मेरे को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात पूछनी थी। जैसे आप इस इंडस्ट्री में एकदम स्टार्टिंग से हो, तो ये काम कैसे करता है? इनिशियली डायरेक्ट ब्रांड कांटेक्ट करता था क्रिएटर से, और इसमें एजेंसी का रोल क्या रहता है? देखो, होता ये कि जैसे क्रिएटर पॉपुलर होते हैं तो वो उनकी जो सोशल मीडिया एजेंसी है उनके रडार पर सबसे पहले क्रिएटर आ जाता है, ठीक है। और शुरू में ऐसा नहीं होता था। शुरू में ब्रांड को दिख जाता था कि भाई ये बंदा जो है ना बढ़िया वीडियो बना रहा है और ये रेलेवेंट वीडियो बना रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, शायद नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन ये चिप वाली कंपनी है। अब आप समझ जाना, कोई तो एक है, 2-3 ही है हमारे इंडिया में। ये चिप वाली कंपनी के एक ट्रिप पे मैं गया हुआ था शेंजन में। तो वहाँ पे चिप की जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो प्रोडक्ट वाले हैं, जो अपनी चिप लॉन्च करते हैं कि ये स्मार्टफोन की चिप हमारी आई है, उन्होंने मुझसे बोला यार ये वाले क्रिएटर को आप जानते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ यार मैं जानता हूँ। तो मैंने कहा बोलो क्या हुआ? कह रहे ये ना बढ़िया सा एक कंपैरिजन करते हैं और इस तरह से टेस्टिंग करते हैं चिपसेट की, जिसमें जो है ना पता चलता है हीटिंग में कितना बैलेंस है, क्या है, और पूरा बेंचमार्क करके प्रॉपर स्ट्रक्चर में करते हैं। हमें इनका कंटेंट बड़ा अच्छा लगा, तो हम सोच रहे थे इनसे बात करें। हमने सोचा कि हम एक बार डायरेक्टली बात करके देखते हैं। तो ब्रांड खुद से भी कनेक्ट करते हैं। उसके कंटेंट में उतनी डेप्थ थी
जो ब्रांड को दिख गई। आई थिंक दिस इज 2017 की या 18 की बात, 18 की होगी, 2018 की। और वो क्रिएटर आज के टाइम पे अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने कंटेंट की वजह से, उन्हें पता भी नहीं था कि ये कंटेंट एक्चुअली उनको ब्रांड्स, तो ब्रांड ने उन्हें खुद कनेक्ट किया और फिर उनके साथ काम किया कि भाई आप कैसे काम करना चाहेंगे। तो ये पहले होता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। आज के समय में ब्रांड क्रिएटर से कनेक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग हैं, ऊपर से अगर क्रिएटर के साथ अनबन हो गई ब्रांड की, तो उस केस में क्रिएटर कहीं बोल बाल देगा तो ब्रांड की रेपुटेशन जाएगी। तो उसमें एक बीच में सॉफ्ट क्वेश्चन एजेंसी को बनाया जाता है ताकि चीज़ें हैंडल हो जाएं थ्रू समवन। Going forward with the agency wala part, what are your thoughts on agencies? Because I believe the tech community is very divided. First it was divided between influencers, now it's divided between agencies. So क्या thought है? क्योंकि पहले टेक कम्युनिटी पूरी ऐसी होती थी, डिसेंट्रलाइज्ड, इट वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय अ वन एजेंसी। आई टेल यू 2016, 17, 18 की मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर पैंडेमिक। तो ऐसे कैंपेन्स आते थे जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन का सेल के टाइम पे कैंपेन आता है, ठीक है, तो वो मेरे पास 3 एजेंसी से आता था, कई बार 4 से भी आता था। मैं सबको अपना रेट देता था, फिर उसमें जो रिलेशनशिप मेरे का जिनके साथ अच्छा है, जिनका पेमेंट अच्छा रहा टाइम से, मेरे साथ ज़्यादा घिन-मिन नहीं की कि ये हटाओ वो हटाओ, तो मैं उनको कम रेट देता था क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग मुझे फ्रीडम देंगे काम करने का। चाहे दूसरा बंदा मुझे शायद पैसा ज़्यादा दे दे एजेंसी, लेकिन मैं उनके साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं उनको कम रेट दे दूंगा। तो वो जाके क्लोज कर लेते थे और उनको कैंपेन मिल जाता था। अब फ्लिपकार्ट और अमेजन ने बिडिंग निकाली और बिडिंग के अंदर हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आज के समय में क्या है, जो क्रिएटर्स हैं, अब जैसे मैं हूँ या कोई भी और क्रिएटर हैं, जो इंपॉर्टेंट क्रिएटर्स लग रहे हैं, उनको एजेंसीज ने कहा भाई आप हमारे साथ एक्सक्लूसिव हो, यानी कि आपको काम अगर मिलेगा तो हमारे थ्रू ही मिलेगा। अगर कोई आपसे आके बोलता है कैंपेन के लिए तो आप हमें कनेक्ट कर दो और हम उनसे बात करेंगे, तो हम काम वगैरह सब देख लेंगे, पेमेंट वगैरह सब देख लेंगे, आप जो है काम करो। अब उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप सही है और वो आपको फ्रीडम अलाउ कर रहे हैं तो बढ़िया यार। लेकिन इसकी वजह से जो एजेंसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता था कैंपेन्स का, वो नहीं होगा ना, फिर वो एक स्पेसिफिक एजेंसी के थ्रू ही रूट बनेगा। और वो चीज़ फैशन में होती थी पहले कभी, फिर धीरे धीरे टेक में भी आ गई, और जब इतना इंडस्ट्री इवॉल्व हुई रही थी तो ये सब पैंडेमिक के बाद आ गया। नाउ इट इज द केस, सी आइदर वी लाइक इट और नॉट, दिस इज हाउ बिजनेस रन्स राइट नाउ, बट इट विल नॉट रिमेन द सेम इन द नेक्स्ट 2 years। ये मैं पक्का कह सकता हूँ, इन द नेक्स्ट 2 years एजेंसी विल बी गायब, प्लेटफॉर्म विल बी डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द क्रिएटर्स फॉर मच लेसर प्राइस, एंड क्रिएटर्स कहेंगे कि भाई बहुत बढ़िया यार, मेरे को जब डायरेक्टली यूट्यूब से और मेटा से पैसा आ रहा है तो मेरे को क्यों उनको भी तो ये एजेंसी वाले लोग ही चलाएंगे, फिर ब्रांड में पहुंच जाएंगे ये लोग। नहीं, देखो क्या है ना, इट इज नॉट, व्हेन आई से एजेंसी खत्म हो जाएंगी तो इट विल नॉट बी जीरो, बट अ बिग पार्ट ऑफ इट will get commoditized. If it gets commoditized, then it can happen through a platform easily. It is happening there in US, TikTok पे हो रहा है, Meta पे हो रहा है, सब जगह हो रहा है, यहाँ पे भी होगा, तो it is going to happen. So I believe एक ना 360-degree circle आने वाला है. So initially when I started my journey somewhere in 2016, तभी ना पेड इतना था नहीं अकॉर्डिंग टू मी तभी। एंड इवन इफ यू आप रीच आउट करो किसी को कि भाई ये पेड करने वाले हो क्या, तो वो बोल देता नहीं भाई हम पेड नहीं करते, क्योंकि अगेन देयर वाज लाइक अ ऑडियंस ट्रस्ट वाला फैक्टर एंड एवरीथिंग कि ये दे डिडंट वांट द ऑडियंस टू कॉल देम लाइक अ सेल आउट कि ये ब्रांड से पैसे खा के है, तो तभी इट वाज वेरी प्रेवलेंट। फिर वो धीरे धीरे खत्म होते गया समवेयर, आई फील द पेड दिस बिकेम मोर दिस, फिर एजेंसीज आए जो मैनेज करने लगे, फिर उसके बाद अभी फिर से अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स अगर आप देखोगे, या तो खुद का पर्सनल ये करके रखा है मैनेजर, या फिर दे हैव गॉन इंडिपेंडेंट। कुछ एजेंसीज के साथ मेजॉरिटी अभी भी है, बट आई फील जैसे आपने बोला था नेक्स्ट विल बी कि इन्फ्लुएंसर्स फिर से एकदम इंडिपेंडेंट होके उनको डायरेक्ट डील्स मिलते जाएंगे। आई बिलीव एक 360-degree सर्कल अभी इट इज़ वेरी क्लोज ऐसा इन 1 to 2 years. And AI will make that possible, to be very honest. तो let's see, this is definitely going to happen. कंटेंट क्रिएटर अगर कोई है, उसको कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अगर वो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए जा रहा है, सिर्फ जिसको पैसे कमाने हैं, मोनेटाइजेशन, देखो पैसे तो सबको कमाने हैं, नहीं, जिसको सिर्फ पैसे पे फोकस रखना है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कंटेंट में कुछ भी डिलीवर करूं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मेरे को बढ़िया पे कर रहा है इस टाइम पे। तो भाई अभी भी अगर हम वीडियो की बात करें तो यूट्यूब स्टिल इज बेटर।
इट मे नॉट बी ग्रेट, इट वॉज यूज टू बी, मेरे टाइम पे बहुत अच्छा होता था व्हेन आई स्टार्टेड आई वुड से, एंड देन आई हैव स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ओवर देयर, बट अभी भी यूट्यूब इज स्टिल गुड. अगर आज के टाइम पे टिकटॉक इंडिया आ जाए तो इंस्टाग्राम खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि कुछ जानेगा नहीं इंस्टाग्राम को. एंड टिकटॉक इज डूइंग दैट थिंग देयर इन यूएस, जो मुझे यूएस के क्रिएटर से पता चलता है, बिकॉज आई पुराने लोगों से कनेक्ट है तो वो बताते हैं. बिकॉज अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स ओवर देयर दे आर गोइंग टू टिकटॉक फर्स्ट, यूट्यूब सेकेंड, क्योंकि यूट्यूब पे ग्रो करना मुश्किल है, टिकटॉक पे ग्रो करना आसान है वहाँ पे, लेकिन इंडिया में तो टिकटॉक है नहीं, तो इसीलिए इंस्टाग्राम चल रहा है. जिस दिन टिकटॉक वापस आ गया, Instagram will be dead. I'm telling you, no one will. जैसे Facebook इंस्टा का कोई- राइज ही तभी जैसे आया है, रील्स उससे पहले कहाँ होते थे? नहीं, जैसे TikTok के Facebook को बाद ही आया Gen है। Z या यंग ऑडियंस Facebook खोलने को तैयार नहीं है. मैं बता रहा हूँ Instagram आप खोलोगे नहीं अगर आप एक बार TikTok यहाँ आ गए तो. बट अभी अगर इंडिया में कोई क्रिएटर हैं जिनको फोकस करना है कि पैसे भी बनाने और साथ में रीच भी लानी है, तो प्रोबेबली आप यूट्यूब पे फोकस करो. वहाँ पे थोड़ा लंबा रहता है प्रोसेस, बट वो स्टिल बेटर रहेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स की लिटरली कोई वैल्यू नहीं है. पूरे प्लेटफॉर्म की वैल्यू है, और प्लेटफॉर्म पूरा मैनिपुलेटिव है. उनके लिए क्रिएटर भी एक एडवर्टाइजर से कम नहीं है. एंड आई टेल यू हाउ, कि हमारा वेरीफाइड टिक ले लो और अपनी रील्स को बूस्ट कर लो, प्रमोट कर लो. नहीं, वो ठीक है, बट पॉइंट ये है कि इंस्टाग्राम शुरू से उनका यही मोटिव है. दे आर अ एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट एजेंसी. यूट्यूब क्यों एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट नहीं था? क्योंकि वो गूगल की एक सिस्टर कंपनी थी, या समझ लो कि अलग से थी कंपनी जो उन्होंने एक्वायर की. लेकिन इंस्टाग्राम को लाइक हमारे मार्क भाई ने पूरा उसे जो है ना वैसे किया जैसा फेस, बट बस वो मॉडल थोड़ा डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट वही है. Someone give me a perspective regarding YouTube also on this कि ये तभी भी I was discussing with a friend कि YouTube dislike button क्यों हटाया गया. इसके लिए बटन नहीं हटाया, वो नंबर्स नहीं और है। नंबर्स नहीं दिख रहे, वो क्यों हटाया गया. तो उसका मीर को पर्सपेक्टिव आया कि सी हु वाज इट हर्टिंग. इट वाज नॉट हर्टिंग एनी पर्सन और एनी दिस, इट वाज हर्टिंग ब्रांड्स, इट वाज हर्टिंग मूवी ट्रेलर्स. अगर अभी आपने तभी देखा रहेगा कि बहुत सारे मूवी ट्रेलर्स को थम्स डाउन करके मिलता जाएगा. तो इट वाज हर्टिंग बेसिकली द एडवर्टाइजर्स ऑन दिस. सो वो प्यार, बड़े प्यार से भले बोला गया कि इमोशनल स्ट्रेस डीलिंग वगैरह जो भी वो बताया गया, बट पर्सनली इट वाज रिमोट जस्ट बिकॉज कि उनके एडवर्टाइजर्स को वो इफेक्ट हो रहा था. सी वो ये ना, दैट सिंगल डिसलाइक बटन उस टाइम पे was enough to cancel that video or that promotion on entire internet. क्योंकि वो एक जजमेंट की तरह है. अगर आपके वीडियो पे बहुत ही हाई प्रोपोर्शन में डिसलाइक हैं और लाइक कम है, तो क्रिएटर को बोला जाता है भाई डिलीट क्यों नहीं करता तू. और मान लीजिए वो ब्रांड के प्रमोशन है या कोई ऐड है, तो इस केस में ब्रांड तो बोलेगा कि भैया क्या फ़ायदा है मुझे यूट्यूब पे अपने कंटेंट को डाल के प्रमोट करने का. यूट्यूब कहेगा इससे तो हमारा नुकसान हो रहा है भाई, हटाओ. तो वो कह रहे हटा तो नहीं सकते, तो नंबर ही हटा दो. यूट्यूब पर खुद का जो रिवाइंड आया था उस पर सारा डिसलाइक थे. एग्जैक्टली. सो दे न्यू कि ये देखो, बात ये ना कि आज के टाइम पे कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट पे ग्लोबली हर एक प्लेटफॉर्म पे कैंसिल होनी शुरू हो जाए, तो उस चीज़ को कोई नहीं बचा सकता. फिर वो चीज़ गायब हो जाएगी इंटरनेट से. दिस इज द ओनली थिंग विच हैपन्स. और ट्विटर इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आजकल. अच्छा सर, हमने यूट्यूब की बात कर ली, इंस्टाग्राम की बात कर ली, मोनेटाइज टर्म्स के हिसाब से. अगर कोई, अभी मैंने बहुत सारे रील्स वगैरह देखे हैं कि एक्स बहुत अच्छा पे कर रहा है और आप खुद एक्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तो एक्स का क्या सीन रह रहा है, किस तरीके से पे कर रहा है वो यूज़र्स को? तो एक्स अगर हम बात करें, या ट्विटर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी के लिए भी, लेकिन तब जब आपके इम्प्रेशन जो है यूएस यूके वगैरह से आ रहे हों. इंडिया की ऑडियंस से अगर आपको आ रहा है तो ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं. लेकिन अगर यूएस यूके के इम्प्रेशन, अब यानी कि आपको एक्स पे कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो ग्लोबली रिलेटेबल हो, राइट. फॉर एग्जांपल मैंने कल रात को एक वीडियो डाला, आप जाके देख सकते हो, मे बी आप लगा देना वीडियो को. मैंने रात को एक वीडियो देखा जिसमें एक एसेसरी थी, आईफोन की एसेसरी है, उसमें मैगसेफ वाली एसेसरी है. जैसे ही आप उसमें लगाते हैं तो फ़ोन चार्ज हो जाता है और आपका फ़ोन रोबोट बन जाता है. रोबोट? हाँ, क्योंकि आपके आईफोन के डिस्प्ले के ऊपर, वीडियो में दिख जाएगा, वो डिस्प्ले के ऊपर आइज़ वगैरह आ जाती है. इट कैन टॉक टू यू, इट कैन give your messages directly as a voice and then you can reply to it with voice as well and stuff. तो वो एक कंपनी है यूएस में, तो वो वीडियो मैंने डाला कल रात से अभी तक.
नहीं AI वीडियो नहीं, नॉर्मल वीडियो है। तो वो वीडियो मेरे को कहीं से आया था, मैंने उसको फॉरवर्ड किया था किसी ने, मैंने उसे डाला और वो वायरल जा रहा है इस टाइम पे। अभी व्हेन आई एम टॉकिंग इट हैज़ रीच 1 मिलियन इन लेस देन 24 आवर्स। सोचो उस एक ट्वीट की वजह से 1 मिलियन की रीच है मेरे को। क्या अप्रॉक्स पैसा बना उस पे? डिपेंड करेगा कि US UK के फिर इंप्रेशन भी कितने हैं। अप्रॉक्सीमेट आइडिया आप बता सकते हो? सी अगर मान लो मान किसी लो के 1 मिलियन इंप्रेशंस आ रहे हैं मंथली या कुछ। ट्विटर पे एक्चुअली एक थोड़ा थ्रेशोल्ड है, जैसे सब जगह अब आ गया, यूट्यूब पे भी थ्रेशोल्ड है। तो वहाँ पे 5 मिलियन इंप्रेशंस का आपका रीच मिनिमम होना चाहिए पर मंथ? 500, हाँ पर मंथ, इन 3 मंथ्स एक्चुअली, नॉट पर मंथ। 3 मंथ्स की रीच 5 मिलियन इंप्रेशन की होनी चाहिए। साथ साथ वहाँ पे आपको 500 वेरीफाइड फॉलोवर्स आपके होने चाहिए। और इसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। आपका वेरीफाइड टिक होना चाहिए, तो आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा, अपनी जेब से भी कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपके 5 मिलियन इंप्रेशंस हैं तो आपको बन जाएंगे, मतलब डिपेंडिंग, अगर इंडिया के इंप्रेशंस हैं तो आपको $100-150 मिलेंगे। अगर आपके US के इंप्रेशन है तो आपको $700-800 में मिल सकते हैं। 1 मिलियन फिर भी यूट्यूब से तो काफी कम है। हाँ, 1 मिलियन यूट्यूब के से तो- कम है डेफिनेटली, बट ट्विटर इज कमिंग अप ओवर देयर। धीरे धीरे वो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट नाउ ट्विटर इज द मोस्ट पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपेयर टू यूट्यूब और कंपेयर टू इंस्टाग्राम। ओपिनियंस वगैरह जेन्युइनली देनी है कुछ भी हो, पर वहाँ पे क्योंकि सिर्फ सीरियस लोग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो एक्चुअली में वहां पे आप फ्लफ नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ वहां पे आप फ्लफ नहीं कर सकते। वो अगर आपने कुछ platform है ऐसा नहीं उस चीज़ ट्वीट डाला जो कि लॉजिकली सही नहीं है, या आपका ओपिनियन जिसमें आप कुछ गलत बोल रहे हो, तो लोग आपको लपेट देंगे अच्छे से। और उस केस में आप ये तो छोड़ो कि ट्वीट डिलीट करोगे, इतना हद तक आपका हैरेसमेंट हो सकता है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि आपको लगेगा साला मैं ट्विटर का अकाउंट ही डिलीट कर देता हूँ। इस वजह से बहुत से सेलिब्रिटीज और एक्टर्स लोग वहां पे नहीं डालते हैं, और क्योंकि उन्हें पता है कि यार एक ट्वीट ना मेरा इतना रेपुटेशन खराब कर सकती है, जिसकी वजह से मेरी मूवीज और मेरा काम इफेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए वहाँ पे फ्लफ सिर्फ इलॉन भाई करते हैं और कोई नहीं। हाँ, एलॉन तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो भाई उनकी अपने मजे हैं, It's मालिक आदमी। still like somewhere in 2010 कोई ऐसा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता भाई, बस लिखने के लिए समथिंग लाइक जस्ट एक दो स्टेटमेंट मेरे को पैसे मिल सकते हैं। दैट इज आल्सो लाइक अ वेरी लिखने से ही स्टार्ट हुआ है सब कुछ। ब्लॉगिंग सबसे पहले थी। ब्लॉगिंग दैट So, वाज लाइक ट्विटर जब आया था ना, इट वाज 140 कैरेक्टर्स, राइट? एंड ट्विटर मैंने 2007 में ज्वाइन किया है। 2006 में ट्विटर ग्लोबली लॉन्च हुआ था। तो इन दैट केस मैं आई एम वन ऑफ द अर्ली यूजर, इसीलिए मेरे पास मेरा जो आईडी है, ट्विटर आईडी, वो भी अभिषेक है, फिर सिर्फ अभिषेक, जो मेरा कहीं और नहीं है, कहीं भी और नहीं है। तो वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पॉपुलर हो जाते हैं, इतने लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन दिस केस ट्विटर उस समय से है, और वो माइक्रो ब्लॉगिंग की तरह शुरू हुआ था। सो इट वाज यूज्ड टू बी व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, आप बस वहाँ पे लिखते थे और लोग उसे पढ़ते थे, उस पर रिएक्ट करते थे। तो वो कन्वर्सेशन फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। ट्विटर इज कन्वर्सेशन फर्स्ट। आज के टाइम पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कन्वर्सेशन फर्स्ट हो। इंस्टाग्राम के वीडियोस आप देखोगे, कमेंट तभी पढ़ोगे जब आपको लग रहा है कि कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है, लोग नीचे क्या बोल रहे हैं, तभी पढ़ोगे। अदरवाइज नॉर्मल वीडियो में तो आप उसको सेव कर लोगे, शेयर कर दोगे, लेकिन उसके कमेंट पढ़ने नहीं जाओगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन का वीडियो है या एंटरटेनमेंट का भी है। आई फील अभी इट हैज बिकम बेटर, लाइक बीच में इट वाज लाइक क्रेजी, फिर उसके बाद एक कस्टमर केयर बन गया ट्विटर कि भाई मेरा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ब्रांड को टैग करके सीधे कंप्लेंट डाल दी। मेरा ये ठीक नहीं है, वहाँ पे जैसे ट्वीट कर फ्लिपकार्ट से दो। कोई नकली प्रोडक्ट आ गया है कि भाई ये क्या चल रहा है, ये ऐसा मेरे को नकली प्रोडक्ट। ब्रांड्स आर वेरी रिएक्टिव देयर कि भाई ओ वेरी रिएक्टिव। और फिर वो एक इतना थोड़ा सा ये नेगेटिव हो गया ना, बट एट दिस पॉइंट आई फील स्टिल बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग मोर दे हैव कम ऑन ट्विटर एंड मोर ओपिनियटेड हो गया देन इट वाज प्रीवियसली, मेरा थॉट। अगर इसे शॉर्ट में कहें और हिंदी का एक वर्ड यूज करें जिससे सबको समझ में आ जाएगा कि ट्विटर क्या है, ट्विटर इज अ कलेश प्लेटफॉर्म। ओके, मतलब दैट इज द ट्रुथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, अब लेकिन कलेश एक तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक ओपिनियन है, स्ट्रांग ओपिनियन है, कोई एक फोटो लिया आपने सड़क पे और उसके बारे में आप कुछ सोचते हो कि यार व्हाट काइंड ऑफ करप्शन इज हैपनिंग, आई एम पेइंग टैक्स, और ये देखो इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है, मैं रोज़ ऑफिस आता हूँ, तो उसको लोग रिलेट करेंगे भाई। वो मतलब आप उसे एक कलेश मान लो, लेकिन वो एक सच्चाई है ना, एक ओपिनियन है, बंदा कह रहा है और 10 लोग उसके साथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा लगता है यार, और रिप्लाई करेंगे, हार्ट देंगे। तो ये तो इंस्टाग्राम पे भी होगा, लेकिन इंस्टाग्राम का द फकिंग शिटी एल्गोरिथम will not let that photo come into the feed of the people who will relate with it.
एंड दैट इज समथिंग विच आई कैन से ऑन देयर फेस। पता नहीं इसके बाद मेरा साला इंस्टाग्राम का अकाउंट ही ये लोग आपको करते हैं ब्लैक लिस्ट। सॉरी भाई, मार्क भाई, सॉरी। But what are the current problems that influencers are facing, according to you? एजेंसी से पैसे नहीं निकाल पाते हो, मुझे ऐसा लगा। Yeah, this is one of the non-highlighted, will never come in social media, also will मतलब never be talked about by campaign हो other जाएगा? people over there। कैंपेन हो जाएगा, ब्रांड ने पैसा पे कर दिया होगा एजेंसी को, लेकिन एजेंसी से क्रिएटर तक नहीं पहुंचता, वो 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते ये एक्चुअली शुरुआत से हो रहा है हैं। और इसका सॉल्यूशन जो है निकल ही नहीं पाया आज तक, क्योंकि क्रिएटर जब एक कैंपेन कर रहा है एक एजेंसी के साथ किसी ब्रांड के लिए, तो क्रिएटर कहीं ना कहीं ऑनलाइन उस बात को नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सब बोलेंगे अच्छा हाँ हमें तो लग ही रहा था, पैसा लिया तो नहीं। भाई जैसे आप अपनी कोई जॉब करते हो, क्रिएटर भी अपना काम कर रहा है, उसे भी अपना महंगा कैमरा और अपने वीडियो एडिटर और अपने स्क्रिप्ट राइटर की सैलरी निकालनी है, तो लेकिन सोचो उसका पैसा कहीं फंस जाता है तो वो बेचारा क्या करता है, वो चाहे तो इस चीज़ को सोशल मीडिया पे रख सकता है, लेकिन फिर ये सोचता है अरे यार एजेंसी के बारे में अगर मैं ये डाल दूंगा कि मेरी पेमेंट 6 महीने से नहीं दी तो मेरे को काम देना बंद कर देंगे, फिर कैसे होगा, ये तो मेरे को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, यार ये सही नहीं, मैं सुन लेता हूँ। तो ऐसा होता है कि आज के समय में क्रिएटर वो बात बोलता नहीं है और इसकी वजह से उनके पैसे फंस जाते हैं। मैं खुद कम से कम 7 से 8 क्रिएटर्स को हेल्प किया है मैंने इतने समय में, और उनके ऑलमोस्ट लाइक 45 to 50 lakhs रुपीज़ उनके फंसे हुए थे इन टोटल, मैं बता रहा हूँ। और उन सब का मैंने उनको बताया कि ऐसे आप ईमेल लिखो और ईमेल पे आप इस तरह से बोलो कि भाई आपने मेरी पेमेंट रोक रखी है, मैंने आपको इनवॉइस दे दिया है और आपने उसका जो है उस इनवॉइस को मैंने फाइल कर दिया जीएसटी पोर्टल में, अगर वो सर्विस चेक देते हैं तो आप ये पेमेंट दो, नहीं तो आई विल हैव टू गो टू सोशल मीडिया। तो अगर कोई भी क्रिएटर देख रहे हैं और उनका किसी भी एजेंसी ने पैसा रोका हुआ, इसकी वजह से हो सकता है एजेंसी वाले मुझे ब्लैकलिस्ट कर दें, बट ठीक है यार, क्रिएटर्स के लिए अपने भाई लोगों के लिए करना पड़ेगा। तो आप ऐसे में ना उनको एक ईमेल कर सकते हो, और ईमेल ही करना, ये व्हाट्सएप पे चैट वगैरह मत करना। मैंने देखा है बहुत सारे क्रिएटर व्हाट्सएप पे अरे कैंपेन कर हो गया, पैसे कब मिलेंगे, ये सब कर। व्हाट्सएप का चैट कुछ मैटर नहीं करेगा अनलेस यू आर गोइंग लीगल केस, और लीगल केस करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप उनको ईमेल डालो, उनका जो भी ऑफिशियल है वहाँ पे लिख दो कि आपने मेरी पेमेंट रोक रखी है, इतने समय से आपने इशू नहीं करी, अगर आप नहीं दोगे पेमेंट मुझे टाइम से, उनको एक टाइमर दे दो कि भाई 2 हफ्ते के अंदर पेमेंट निपटा दो, जो भी आपको सही लगे। और उसके बाद अगर वो पेमेंट नहीं करे तो आप आके ट्वीट करो, और ट्वीट करके उसे ट्विटर पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, और बाकी क्रिएटर्स को भी टैग करो। सब कोई आपको हेल्प करेंगे, कोई और करे ना करे, मैं आपको हेल्प करूँगा। ये किस रीज़न की वजह से पेमेंट रुकती है, ये एजेंसी किस रीज़न, कुछ मतलब आपके इतने दोस्त सोच रहे हैं, कुछ तो रहा होगा एक पर्टिकुलर रीज़न क्यों रोक ली पेमेंट? देखो क्या है ना कि मान लो अगर कोई एजेंसी बैंकरप्ट होने वाली है, ऐसा मेरे करियर में हुआ है। एक एजेंसी ने मेरे साथ कैंपेन किया और बाद में वो बैंकरप्ट हो गए, तो उन्होंने ब्रांड से पैसा ले लिया था और उन्होंने और लोगों का भी पैसा मारना था। बाद में हमें पता चला कि बहुत सारे और क्रिएटर्स भी उसमें फंसे हुए थे, तो उसमें तो नुकसान होना ही था। ये तो इनएविटेबल है कि भाई उस बंदे को पता है कि भाई मेरी एजेंसी बंद हो रही है और मेरा पैसा नहीं देने के लिए, तो वो एक फाइनेंशियल फ्रॉड कह लो, कुछ भी कह लो। बट देन देर आर अदर केसेस इन विच एजेंसी मेक्स मनी फ्रॉम दैट मनी विच इज़ ऑफ क्रिएटर by putting it into a bank account or doing some business with it or whatever they want to do, because उन्हें पता है कि यार ये इंस्टाग्राम का क्रिएटर है, क्या ही कर लेगा, इसको हम बहला फुसला के बाद में दे देंगे। ऐसा नहीं कि देते नहीं, कई बार डिले हो जाती पेमेंट ज़रूरत से ज़्यादा, और कई बार पैसा मर भी जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं यूट्यूब के, मिलियंस वाले क्रिएटर, जिनको मैंने हेल्प किया है ओवर टाइम, एंड अगर वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें तो गूगल भी नहीं। क्या प्रोसेस रहता है, ब्रांड किस तरीके से पे करता है एजेंसी को और फिर वो आगे तो एजेंसी को? प्रोसेस सिंपल है, यू टॉक टू एन एजेंसी, द एजेंसी विल टेल यू कि सर ये कैंपेन आया है और इसमें आप बता दीजिए कि क्या रेट आपका है, तो आप जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो रेट दे सकते हैं। थोड़ा उसमें बफर रख लीजिए ताकि एजेंसी, बिकॉज एजेंसी गाय विल ऑल्सो हैव अ मार्जिन, राइट। तो आप बोल सकते हो कि भाई इतना मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, इतना मेरा खर्चा लगता है, इस पर अगर मैं इतना पैसा नहीं कमाऊंगा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो आप उन्हें बोल दोगे। उसके बाद वो एजेंसी क्लोज कर लेगी कैंपेन डिलीवर हो जाएगा। डिलीवर होने के बाद आप अपना इनवॉइस रेज करो और उस इनवॉइस के अंदर एक टर्म डाल दो, ठीक है। ये छोटी सी एक टर्म डाल दो नीचे की तरफ, उसमें लिख दो कि भाई दिस इनवॉइस इज ड्यू as it is delivered and received by you and acknowledged, and then in 60 days you have to make the payment. If you don't make the payment,
देन 1% और 2% आप ये डाल सकते हो टर्म अपनी इनवॉइस में। जो भी लोग इनवॉइस रेस करते हैं उनके लिए है, तो आप वो टर्म डाल दो कि 2% इंटरेस्ट लगेगा अगर आपने 60 डेज के बाद पेमेंट नहीं किया है। मैंने देखा है ऐसे में एजेंसी के लोगों ने लिटरली बोला है कि सर ये टर्म हटा दो, तभी मैं इनवॉइस एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि अगर उनके फाइनेंशियल सिस्टम में वो एक्सेप्ट हो गया तो वो टर्म भी उसमें चली गई है, क्योंकि वो बिल तो उन्हें लगाना पड़ेगा। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स। अदरवाइज वो सोशल मीडिया वाला रूट, लेकिन उसको आपको जल्दी लेना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी बंद होने वाली है तो बाद में क्या करना, ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो आप आगे चल के किसी एजेंसी से, अगर किसी के अगेंस्ट वॉइस रेस कर रहे हो तो किसी प्लेटफॉर्म पर। नहीं, अगर आप रेस कर रहे हो तो ब्लैक लिस्ट नहीं हो गए। मैं बताता हूँ, ये लोगों को लगता है डर। डायरेक्टली आप नहीं अपने होगा, यार लेकिन आप अपना जेन्युइन जो आपका जायज पैसा है वो आप उनसे मांग रहे हो, आपने इनवॉइस दे के आपने काम थोड़ा किया। डबल एज सोर्ड है, बिकॉज फिर ना पर्सनल इससे फिर ब्रांड्स को भी लगता है यार ये बंदा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, भले ही कंट्रोवर्सी उस केस से नहीं हुआ रहेगा बिकॉज ऑफ दैट दिस, बट ब्रांड्स को लगता है भाई इसके साथ कोई कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा दूर रहते हैं। नहीं कोई बात नहीं, देखो ऐसे में किसी को भी हेल्प चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मैं बिना सोशल मीडिया के भी हेल्प कर दूंगा। हैंडल ऐड कर देंगे। सोशल मीडिया एजेंसी भी क्रिएटर को थोड़ा देख के चूज करनी चाहिए कि इसके साथ काम करना एक और चीज, आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दिस। और क्या प्रॉब्लम्स है अपार्ट फ्रॉम पेमेंट तो चलो एक हो गया। बहुत सारे रूमर्स सुने हैं, कुछ के मेल्स भी देखे कि धमकी भी आते हैं कभी कभी ब्रांड से, तो वो क्या होता है? यार ये ना पहले होता था, अभी ब्रांड्स वो चीज़ अवॉइड करते हैं। वैसे तो अभी ये सब चीज़ें फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल पे होता है, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं रहेगा, प्रूफ नहीं रहेगा। मेरे पास ऐसे ब्रांड्स के ईमेल हैं हु हैव लिटरली इंटिमिडेटेड मी कि ये वीडियो में आपने जो बोला है अगर आप इसे डाउन नहीं करोगे तो हम आप पे लीगल केस करेंगे। तो मैंने इस तरह के सिचुएशन भी हैंडल करे हैं। फिर उस केस में क्या है कि एज ए रिव्यूअर इफ़ यू आर करेक्ट और आपके पास डेटा है उसको बैक करने के लिए, आपने बोला ये फ़ोन हीट करता है, भाई इतना हीट करता है कि हाथ में पकड़ नहीं सकते, तो आपके पास डेटा है, रिकॉर्डिंग है, आपके पास सारे प्रूफ हैं, और वो सिर्फ आपको इंटिमिडेट कर रहे हैं, एक्चुअली में वो लीगल नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो ये पहले हो जाता था। आज के टाइम पे ये एजेंसी के थ्रू व्हाट्सएप कॉल्स पे हो जाता होगा, जिसमें वो बोलेंगे कि भाई ये वीडियो हटाओ, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो क्रिएटर्स के पास आज के समय में जो इस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं वो समझते हैं कि एक डिस्क्लेमर डालना सही रहता है। एंड आई टेल यू अबाउट अ क्रिएटर जो बहुत समय से ब्रांड के अराउंड इस तरह के वीडियोस भी डालते थे जिसमें उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता था, इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि वो डिवाइस को कोई लेगा नहीं सीधा। तो वो क्या करते थे, अपने वीडियो के शुरुआत में डिस्क्लेमर दे देते थे, और उनका नाम आपको पता होगा शायद, जो पुराने लोग हैं, प्रसाद वेद पाठक की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही जेन्युइन जो है प्रोडक्ट रिव्यू करते थे। अब तो वो प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करते, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, मुंबई से हैं, और उनका एक चैनल होता था योर इंडियन कंज्यूमर करके, या UIC। तो उस पे उन्होंने बहुत से ऐसे वीडियो डाले, तो वो डिस्क्लेमर डाला करते थे, एंड ही यूज्ड टू लिटरली फाइट विद द ब्रांड कि भाई मैंने सही बोला है, आई हैव द रिजल्ट्स, तो आई कैन बैक इट विद माई डेटा। तो मुझे नहीं लगता कि एज सच कोई दिक्कत है अगर क्रिएटर अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर वहाँ पे डाल दे। वो डिस्क्लेमर आपको मिल जाएगा लीगल में कहीं से भी, और आप वो डाल दो और उसके बोल दो कि ये मेरा ओपिनियन है भाई। तो जब तक आप किसी को डिफेम नहीं कर रहे हो तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। आई गेस क्रिएटर्स के तो काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट पर्सनली मेरे को एक चीज़ पूछनी है सर, ये हेल्थ का क्या राज है आपकी? मैं आपको मतलब 10, 12, 13 साल से देख रहा हूँ, ऐसे ही दिख रहे हो सेम। आप पुरानी वीडियोस उठा करके देख लो, सेम, कोई चेंज नहीं है, वही चेहरे पे ग्लो है बिल्कुल वैसे ही। कौन सी सीक्रेट जड़ी बूटियाँ ले रहे हो सर आप बताओ? आदिवासी तेल। थोड़ा शेयर करो लोगों के साथ। सी दिस इज़ अ लिटिल स्टोरी जो कि आई थिंक पैंडेमिक के अंदर बहुत सारे लोगों को, हम सब लोगों को खुद पे अपने आप को एक रिफ्लेक्शन मिला था कि भाई हाउ एग्जैक्टली यू आर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। पैंडेमिक में हम सब लोगों को ना झिझोड़ के रख दिया। तो उस टाइम पे आई वाज अराउंड 72 kgs, ओके, और मेरी हाइट के हिसाब से आई शुड बी समवेयर अराउंड 60 to 65 kgs। तो ऑलरेडी मेरा जो 5 से मतलब आई शुड बी आइडली अराउंड 60, जो मेरा अभी है करंट वेट। आई एम लाइक 60 से थोड़ा कम, बट मैं ऑलमोस्ट 10-12 किलो ज़्यादा था। और फिर वो दिखता है आपको फैट, फिर आपको तरह तरह के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो आई कंसल्टेड वन ऑफ द डॉक्टर विद अ ब्लड रिपोर्ट, तो उन्होंने ब्लड थिनर लिख दी मेरे को। तो ब्लड थिनर तो आपको पता है कि वो फिर उस केस में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें। तो मैंने कहा यार ये तो गलत जा रहा है। तो आई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड इट एंड टुक अ वेरी सीरियस स्टेप एंड देन कंट्रोल माई डाइट मेनली, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। तो एट द एंड ऑफ द डे वो सेल्फ रिफ्लेक्शन ना हर किसी का खुद से ही आता है, और वो जब आ जाता है देन यू अंडरस्टैंड कि यू डोंट नीड टू ट्रीट योर बॉडी
लाइक अ डस्टबिन व्हेन इट कम्स टू ईटिंग फूड। आप कुछ भी खा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, वो आपकी बॉडी का पूरा रिदम ख़राब कर देती है। तो आई थिंक आई हैव डन दोज चेंजेस और थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखा है, प्रोटीन वगैरह बढ़ा लिया है। और एक्सरसाइज, आई डोंट गो टू अ जिम, आई जस्ट डू एक्सरसाइज। आई एम नॉट लाइक कि मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल हूँ आपके सामने जो कि कोई फिजिकली बहुत ही अच्छी बॉडी है या बहुत अच्छा शेप है, वो नहीं। लेकिन आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी हेल्दी राइट नाउ। सॉरी मैं एक चीज कट कर रहा हूँ, मेरा वही मेन पॉइंट था कि लोग ट्रांसफॉर्म तो कर लेते हैं 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, लेकिन जो लॉन्जिटिविटी होती है, जैसे आप इतने साल से सेम ही दिख रहे हो, वही चीज पूछ रहा था। हाँ, तो इन दैट केस द थिंग इज इवन मैं पहले से बेहतर दिख रहा हूँ। और ये चीज़ मैं दिखा सकता हूँ, आई कैन शो माई ओल्ड वीडियो एंड करंट वीडियो, तो आपको दिख जाएगा, उसमें फेस में बदलाव दिख जाएगा, ओवरऑल बॉडी में दिख जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है और वो सेल्फ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली व्हेन यू एज, then you understand, because after you cross your 30s and you enter your 40s, then you understand that your body is aging and it needs certain things which are lacking in your diet. Either it is protein or in your lifestyle you have to add some exercise and all. आ गया हूँ मैं, बहुत नजदीक आ गया हूँ, 3 अच्छा, साल अच्छा। बचे हैं, आ जाऊंगा लेकिन। All the best, all the best, all the best. Any interesting brand stories that you have which you would like to share? with viewers? Brand stories, okay. Interesting ones. हाँ, चलो मैं बताता हूँ। एक ब्रांड है, नाम नहीं लूँगा मैं, गूगल कर लेना आप, ठीक है। ये होता है ना पॉडकास्ट, मैंने कहा यार मेरा बोलने का मन था ये वाला, पता बहुत दिनों से, तो नाम नहीं लूँगा, गूगल कर लेना। ये ब्रांड जो है, इसको आप खुद गेस करना। इस ब्रांड ने मुझे एक कंपैरिजन, हालांकि मेरे चैनल पे आज तक आपको एक भी कंपैरिजन वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इस ब्रांड ने मुझे ईमेल किया, वो भी ईमेल डायरेक्टली करते। ये 2015-16 की बात है, तो पुराना ब्रांड ही होगा। तो वो मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा ब्रांड है, थोड़ा सा और हिंट दे दो, समझ जाएंगे। नहीं। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो फ़ोन है ना, बहुत बढ़िया फ़ोन है, अच्छा बिक रहा है। इसका जो है, हम मोबाइल फ़ोन ब्रांड है। कौन सी ईयर की बात है? 2015-16 की बात है, ठीक है। तो उस टाइम पे 16 के आसपास की बात होगी। तो उस टाइम पे उनका वो फ़ोन काफ़ी अच्छा बिक रहा था। वो कह रहा था और अच्छा बिकना चाहिए, तो अपना इसका कंपैरिजन कर दो आईफोन के साथ, और उसमें ना हमारे फ़ोन का कैमरा जितना चाहिए। मैंने कहा ये क्या मतलब है? मैं कहा ऐसे नहीं करते। मैंने कहा वी विल डू द टेस्टिंग, अगर एक्चुअली में वो, सुनो, वी विल डू द टेस्टिंग। मैंने कहा ऐसा है, ये हम कंपैरिजन वीडियो स्पॉन्सर्ड में नहीं करते हैं, ये सिर्फ जो है एडिटोरियल में ही होता है, तो ये हम नहीं करते। कह रहे नहीं, हम पैसा देंगे, जो भी आपको चाहिए व्हाटएवर। मैंने कहा नहीं, ये हम नहीं करेंगे। तो वो वीडियो फिर गए थे और चैनल्स पे गए थे, बट वो हमारे चैनल पे नहीं गया था। तो लिटरली मैं पहली बार देखा किसी ब्रांड को इतना ब्लंट होते हुए कि आप कंपैरिजन करो और हमारा जीतना चाहिए। मैं कहा आईफोन फकिंग हैव द बेस्ट कैमरा राइट नाउ, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, एंड यू आर सेइंग कि आपका ये वाला एंड्रॉयड फ़ोन जो है इसको पीछे कर देगा। मैं कहा नहीं भाई, पहले तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात कंपैरिजन हम स्पॉन्सर में करते नहीं हैं। लेकिन फिर अगर रिजल्ट्स को ट्वीक किया जाए तो सब हो सकता है। तो उस टाइम पे गए थे 3-4 वीडियोस, वैसे 3-4 ही गए थे, मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते थे ना। अब मुझे नहीं पता, 3-4 उनके वीडियो में आ गया होगा यार, एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन से बेहतर आ गया होगा यार। हाउ कैन यू चैलेंज दैट? उस पे भी बात करनी है। एक फ़ोन आया था, फ़ोन नहीं स्कैम आया था, 2016-15 कह रहा हूँ। अरे वो फ़ोन पड़ा मेरे पास। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, फ्रीडम 251 करके, पूरी दुनिया ने, पूरे इंडिया ने, हिंदुस्तान ने उस पे पैसे लूज करे थे। आपने उस वीडियो से 10 लाख रुपए के आसपास कमाए थे, क्या स्टोरी थी? 10 लाख यार देखो ऐसा है, आई वॉज प्रोबेबली फॉर्चुनेट टू हैव एक्सेस। क्या है ना, उस टाइम पे यूट्यूबर्स कम होते थे, तो मैं उस टाइम पे उस फ़ोन का वीडियो बनाया, क्योंकि आई वॉज अमॉन्ग द टेक यूट्यूबर्स जो कि रिव्यू करें। ऐसा नहीं कि बहुत कम होते थे, वो मुझे उसी ने दिया था। उसी बंदे ने दिया था जिसने ये स्कैम किया है। लिटरली उसने ही अपने इवेंट पे मेरे हाथ में दिया था कि अभिषेक, मैं कहा ये कर कैसे पा रहे हो आप 250 रुपये का फ़ोन? कर नहीं, वी हैव सपोर्ट, ये वो। अब भाई जो बंदे ने स्कैम करना है वो तो बोलेगा। वो फ़ोन मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, वो बीच में कुछ ख़राब सा हो गया था, ऑन नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने रिपेयर कराया। मैं कहा भाई तेरे को जिंदा रहना होगा। तो मैं फ्रीडम 251 मेरे पास है, तो वो वही फ़ोन है, और उस फ़ोन को उसने ही मुझे दिया था जिस बंदे ने ये स्कैम किया था। तो मैंने कहा यार बढ़िया है। अब क्या है, जब मैंने उस फ़ोन का वीडियो बनाया ना, तो वो इतना नहीं, पैसे नहीं देते। मैं बता देता हूँ, उस टाइम पे ना ये फ़ोन इतना सस्ता था
और इसको कवर करने के लिए इतनी मीडिया आई हुई थी कि अगर मैंने भी मान लो उस फोन को लॉन्च किया ना, तो मैं किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा, इवन उनको इवेंट पे आने के लिए कैब भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इतना पीआर मिल रहा है ना उस 250 रुपए के फोन का और 251 रुपए का फोन का, कि मुझे मीडिया को ना पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, हर कोई कवर करेगा। और ऐसा ही हो रहा था। देयर वर जर्नलिस्ट कमिंग फ्रॉम यूएस, वॉशिंगटन पोस्ट से, अच्छा, टू कवर दैट phone. They were literally traveled. And then some of the US publication wanted to take rights of my video. तो YouTube मनी से 10 लाख नहीं बन सकते थे एक वीडियो से उस टाइम पे, चाहे वो कितना ही अच्छा था, ऐसा नहीं होता था। मतलब आपके मान लो 1 मिलियन व्यूज भी आ जाएंगे तो उसमें आपके उस टाइम पे $2 से $2,500 बन जाएंगे, ठीक है, 10 लाख नहीं बनेंगे मतलब। तो उस केस में उस टाइम पे उस वीडियो के राइट्स लिए थे कुछ यूएस की पब्लिकेशंस ने मेरे वीडियो के, तो वो राइट्स मैंने बेचे, भाई मेरा वीडियो है, अगर आप इसकी फुटेज यूज करोगे, एंड दे वर पेइंग गुड, तो इन दैट केस आई सोल्ड माय राइट्स। अराउंड टोटल मिला के मैंने वो राइट्स 2 पब्लिकेशन को दिए थे, और उन्होंने समवेयर अराउंड $4,500 एक ने दिए थे, एक ने 5,000 मतलब सॉरी $4,500, एक ने $5,500 के आसपास दिए थे। और वो दे रहे थे कि हाँ भाई ठीक है, और वो ऐसा था कि उस टाइम पे राइट्स ले रहे हो दैट दे कैन यूज इट फॉर एनीथिंग, एंड फॉर मैंने उनको दिया था कि आप 6 मंथ तक आराम से यूज़ करते हो, उनको भी 6 मंथ का चाहिए था बेसिकली। तो वो तो ठीक है, आपने कंटेंट आपका खुद का बना हुआ है, किसी को चाहिए तो वो ले। अब क्योंकि बहुत कम लोगों ने वो कंटेंट बनाया था और उनको मेरा कंटेंट समझ में आया कि ये हम यूज़ करना चाहते हैं, तो दे अप्रोच एंड देन आई सोल्ड द राइट्स। मेहनत का पैसा है भाई वो। हाँ, सेल्टोस खड़ी है बाहर, पता है मुझे। राइट लेके आएंगे उसमें भी। प्रीटी गुड आई वुड से। मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूँ, तो आई होप कि दैट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड इन द राइट वे। देखो, हम चाहते तो इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना सकते थे, आपकी वो बातें चीज़ें पूछकर, बट वो उस रूट पे जाना नहीं है हमको इस रूट पे ही रहना है कि क्रिएटर्स की भी हेल्प हो जाए, जिन लोगों के पैसे वैसे फंसे हुए हैं। आपने उनको पूरा वे बता दिया कि कैसे करना है, ईमेल करना है, तो वो सब चीज़ें आई गेस। इवन मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे पुरानी जो बातें होती हैं जीटीएस के बारे में, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपने कभी भी अपना टेक नहीं बताया। तो there is one reason for because of that I have not talked about GTS or that controversy back in the day, क्योंकि यार वो जो और 2 लोग थे ना मेरे साथ, मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, उस टाइम पे भी जानता था, आज भी जानता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे ना पब्लिक डोमेन पे किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तब भी नहीं किया था और आज भी नहीं करूँगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद उस कंट्रोवर्सी के बाद मुझे बुरा माना होगा, बट ओवर टाइम आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड सॉरी फ्रॉम सम ऑफ दोज पीपल, जिन्होंने बोला कि सर हमने गलत समझा आपको, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए था, बिकॉज आई रिएक्टेड इन द मोस्ट मेच्योर्ड वे। और वो मेरी फैमिली की तरफ से आता है, मेरी फैमिली की अपब्रिंगिंग। मेरे फादर थे उस टाइम पे, अब नहीं है। मेरे फादर ने मुझे एडवाइस दिया कि बेटा आपको इस चीज़ के अंदर कोई क्लैरिफिकेशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने वो नहीं दिए, नहीं दूंगा। और मुझे लगता है कि जो मुझे पता है उस चीज़ के अंदर, वो पब्लिक से शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उन पर्सनल लोगों की प्रॉपर्टी है, वो इन्फॉर्मेशन जो उसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि मैं और बाकी वो दोनों लोग। तो आई थिंक लेट्स लीव इट टू दैट। आई हैव नथिंग टू क्लैरिफाई एंड आई हैव नथिंग टू टेल यू, बिकॉज वो आपका मैटर है ही नहीं, वो हम तीनों के बीच का मैटर था, और वो तीनों में ही रहना चाहिए। और जो भी एक्यूजेशन है, कुछ भी है, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट दैट। कोई कुछ भी समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई क्लैरिफिकेशन किसी को देना ही नहीं है भाई। फेयर इनफ। तो आई गेस अच्छा रील बनेगा इसका। ठीक है, एंड नोट। तो आई गेस आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी कोई भी डाउट्स रह गए हो किसी भी रिगार्डिंग, या कोई ब्रांड से आपका कुछ झड़प चल रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। अभिषेक सर कुछ चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करते हैं। अगर किसी को भी हेल्प चाहिए तो आई एम देयर। बाकी अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों को हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे जिनका डायनासोर से भी पुराना एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में, तो वो कोशिश करते रहेंगे। है स्टेफन भाई? ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।